नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जैसा कि सीएम तीरथ सिंह रावत को अचानक से दिल्ली बुलाया गया है, ये बुलावा अचानक से आया है उनके लिए। तीरथ सिंह रावत को बीजेपी आला कमान ने तलब किया है। तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली रवाना होंगे। सीएम ने सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अचानक से बुलावे के चलते विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी मिल रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अचानक से आखिर दिल्ली बुलावे के पीछे वजह क्या है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम तीरथ सिंह रावत अपने आगामी कार्यक्रम को रद्द करते हुए आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अचानक से बीजेपी आलाकमान ने तीरथ सिंह रावत को तलब किया है और उन्होंने अपने कार्यक्रम तमाम रद्द कर दिए हैं और अपने कार्यक्रमों को रद्द करने के बाद आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर देखी जा रही है और इससे पहले भी सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली गए थे, जब उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की थी। उत्तराखंड के स्थानीय जितने भी मुद्दे उनको लेकर चर्चा की थी और एक बार फिर से उन्हें अचानक से जब बुलाया गया है तो तमाम प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़े हो रहे हैं कि अचानक से बुलावे की वजह क्या है, किन कारणों के चलते अचानक से सीएम तीरथ सिंह रावत को बुलाया गया है दिल्ली में, क्योंकि सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं सीएम तीरथ सिंह रावत को। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी की ओर से ये जोर आजमाइश देखी जा रही है कि कोई भी कोर कसर ना छोड़ी जाए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2022 का चुनाव इस बार काफी अलग नजर आ रहा है और इस बार जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी की ओर से मुलाकातों और बैठकों का दौर जो जारी है, इसमें कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं और कई तरीके के यहां पर देखा जा रहा है कि अपने अपने मत सभी दे रहे हैं। तो जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखें नजदीक हैं, तो ऐसे में राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खास करके इस समय बीजेपी में बहुत ज्यादा हलचल देखी जा सकती है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ उत्तर प्रदेश पर नजर है और दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी। तो इसी के चलते सीएम तीरथ सिंह रावत को अचानक से दिल्ली बुलाया गया है। आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है तीरथ सिंह रावत को और देखना होगा कि फिलहाल आगे चर्चा क्या कुछ चलती है, बातचीत क्या कुछ होती है। तो जितने भी कार्यक्रम थे तय पहले से ही, उन्हें रद्द करने पड़े हैं और अचानक से सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, फिलहाल ये देखना होगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत अचानक से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और क्या कुछ वजह है ये फिलहाल बड़ा सवाल है अभी भी। लेकिन जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसा मौका ना छोड़ा जाए, कोई भी ऐसी चूक ना हो जिससे कि जो पकड़ अभी तक बनी हुई है सत्ता पर वो धीमी पड़े। और हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अचानक से सीएम तीरथ सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है, क्या कुछ वजह निकलकर फिलहाल सामने आ रही है? जी देखिए, जो फिलहाल रूटीन की जो प्रक्रियाएं होती हैं और केंद्रीय नेताओं से कई बार जो है स्थानीय जो नेता हैं वो मुलाकात में जाते हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है प्रदेश के विकास के कई ऐसे कार्य हैं जो पूरे करने हैं। चुनावी वर्ष है तो संगठन और सरकार का तालमेल भी देखा जाता है, उस पर भी चिंतन मनन बैठक सब होती है और आगामी जो विधानसभा की तैयारियां हैं उसकी रणनीति को लेकर भी बातचीत होनी है। तो केंद्रीय नेताओं से जो ये मुलाकात का सिलसिला होता है हर प्रदेश के पीएम्स का, वो लगातार बना रहता है और इसकी अगर सूत्रों की माने तो कोई खास वजह नहीं है। रूटीन का एक बुलावा है जो हमेशा रहता है और आगामी अभी सीएम को अपना उपचुनाव भी लड़ना है, तो उसको लेकर भी कुछ वार्ताएं होंगी, कुछ दिशा निर्देश वहां से जारी होंगे कि कौन सी सीट से मुफीद रहेगी मुख्यमंत्री के लिए, चुनाव के लिए। और दो उपचुनाव होने हैं, विधानसभा का भी होना है, तो फिर अगर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा की जो तैयारी है उस पर भी एक सीट के लिए फिर चुनाव होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो ये चिंतन और मंथन का जो दौर है ये चलता रहेगा। फिर आगामी चुनावी वर्ष है, विधानसभा के इलेक्शंस भी होने हैं, तो उस लिहाज से भी माना जा रहा है कि
सब कुछ देखा जाएगा। और कई कार्यकर्ता हैं जिनको अभी दायित्वों का इंतजार है, क्योंकि पिछली बार जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जितने भी लोगों को जिम्मेदारियां दी थी, तीरथ सिंह रावत ने कमान संभालते ही उनको उनके पद से पद मुक्त कर दिया था। तो वो नाराजगी भी बरकरार है और आगे चुनाव में भी जाना है। तो अंतिम समय में किस तरीके की क्या रणनीति रहेगी, किसको क्या जिम्मेदारियां देनी है, जो कार्यकर्ता नाराज है उनको किस तरीके से मनाना है, ये सब भी इस जो मेल मुलाकात होगी इसमें यह भी एक एजेंडा रहेगा। इन सब चीजों को लेकर शायद मुख्यमंत्री जो है प्रस्थान किए हैं दिल्ली की ओर। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि मुख्यमंत्री को सितंबर से पहले ये चुनाव जीत कर आना है, क्या उम्मीद जताई जा रही है, किस सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं? अभी तो ये कयासबाजी ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी कोई स्पष्ट संकेत बीजेपी की तरफ से नहीं आए। हालांकि कई विधायकों ने और मंत्रियों ने तक ये पेशकश की है कि हम मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन दोहरी राय ये भी देखी जा रही है कि हो सकता है कि चुनाव में न जाके राष्ट्रपति शासन ही एक महीने का लगा दिया जाए, इससे भी काम चल जाएगा सरकार का। और जिस तरीके की स्थितियां होंगी, क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों दलों में ये आज तक रहा है कि नाराजगी वाला जो गुट है वो चुनाव नहीं जीतने देता है। और खंडूरी जी के समय पे भी ये देखने को मिला था कि अपनों ने ही खंडूरी जी की जो नैया थी उसको पार लगाने में बहुत रोड़े अटकाए थे। तो इन सब चीजों पे भी मंथन होता है। और एक विकल्प ये भी इनके पास है कि अगर प्रदेश में 1 महीने या 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है, लगवा देते हैं ये, तो उससे भी इनका काम चल जाएगा और आगामी चुनाव में भी ये जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2 उपचुनाव प्रदेश को झेलने पड़ेंगे, तो अब यही चिंतन मंथन होगा। अगर ये मुफीद किसी सीट को अपने लिए मान रहे होंगे जहां से मुख्यमंत्री आसानी से जीत दर्ज कर सकें, तो हो सकता है इलेक्शन में जाएं। और ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन इनके पास यही भी विकल्प खुला हुआ है कि प्रदेश में 1 या 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। गंगोत्री सीट को लेकर भी अभी चर्चा चल रही है कि गंगोत्री सीट से शायद सीएम तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ सकते हैं। जी, गंगोत्री सीट अभी खाली है, उसमें भी उपचुनाव होना है। तो ये लाजमी है कि जो सीट खाली है पहले उसी में ट्राई किया जाए और उसी से जो है उपचुनाव की तैयारी कर दी जाए। लेकिन वहां भी गुटबाजी बहुत हावी है और बीजेपी के ही कई ऐसे वहां दिग्गज हैं जो अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे सीएम को असहज करने में। तो ये सब चीजें भी देखी जा रही हैं। हालांकि अभी वो सीट खाली है, गंगोत्री सीट, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो विधायक हैं वो दिवंगत हो गए थे, तो वो खाली हो गई थी सीट। तो वहां से भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से गिरा है 24 घंटे में, जहां 194 नए संक्रमित पाए गए हैं। 237 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट 95.52% जा पहुंचा है। तो एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ गिरा है। 194 केस नए सामने आए हैं 24 घंटे में, जहां ये केसेस देखे जा रहे थे कि 5000 4000 के करीब देखे जा रहे थे 24 घंटे के अंदर। तो वहीं 194 महज केसेस 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। तो वहीं रिकवरी रेट काफी अच्छा खासा दर्ज किया जा रहा है, यानी कि 95.52% ये रिकवरी रेट दर्ज किया जा रहा है। तो काफी हद तक उत्तराखंड में कोरोना केसेस में राहत मिली है। यहां पर देखा जा रहा है 194 केसेस 24 घंटे के अंदर महज मिले हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये तमाम पाबंदियों का नतीजा है कि आज रिकवरी रेट 95.52% दर्ज किया जा चुका है। कोरोना का ग्राफ बहुत ही तेजी से गिरा है और ये ग्राफ यूं ही नहीं गिरा है, सभी की मेहनत का नतीजा है, सभी के सहयोग का नतीजा है। जहां तमाम पाबंदियों का सभी ने पालन भी किया है, जहां तमाम दुकानें बंद रही, लोग अपने घरों में कैद रहे और प्रशासन ने भी कड़ाई से सभी को पालन कराया है कोरोना नियमों का। और इन्हीं सब का ये नतीजा है कि आज रिकवरी रेट 95.52% जा पहुंचा है। कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से उत्तराखंड में गिरता जा रहा है वो काफी राहत भरी खबर है। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि लोग लापरवाही न बरतें। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोरोना का ग्राफ देखा जा रहा है तेजी से गिरता जा रहा है और इन तमाम पाबंदियों के बीच क्या और भी ज्यादा अभी छूट की ओर संकेत मिल रहे हैं? निर्णय लेती है, जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। तो कोरोना का भी जो ग्राफ है जिस तरीके से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसी तरीके से जो एसओपीज हैं उसको रिव्यू कर दिया जा रहा है और उसमें जो छूटें शामिल कर दी जा सकती हैं वो कर दी जा रही हैं। पहले जैसे बाजारों का समय था तो 4 दिन था, 2 दिन की साप्ताहिक बंदी थी, अब 1 दिन की साप्ताहिक बंदी है। बाकी पूरे दिनों जो है दुकानें, तरीके से जो परिवहन की व्यवस्थाएं थी उनको भी बढ़ाकर
बसों का जो संचालन है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। आवाजाही के लिए भी कुछ शिथिलताएं बरती जा रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो गया है और सब कुछ खुल गया है। पाबंदियां अभी भी जारी हैं। बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR अनिवार्य है, तो वो आज भी अनिवार्य है। और कोई अन्य प्रदेशों से आता है तो उसको अपने 72 घंटे की जो जांच रिपोर्ट है उसको पेश करना होगा। बॉर्डरों पे गहन चेकिंग अभियान आज भी जारी है। पहाड़ों की तरफ जो लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं उन पर निगरानी रखी गई है, खासतौर पर एयरपोर्टों पर निगरानी रखी गई है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो संक्रमण की दर अगर कम होगी और भी गिरता है तो और जो पाबंदियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कोरोना मुक्त होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अभी भी जो चिंताएं हैं, जो आशंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं वो उसी तरीके से बरकरार हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संक्रमण है जिससे हम आश्वस्त नहीं हो पाते। संक्रमण है, कभी भी फैल सकता है, ये कभी भी अपना विकराल रूप धारण कर सकता है, तो इसके लिए सावधानियां बहुत जरूरी हैं। आम जनमानस अगर अपनी भागीदारी इसमें निभाएगा, सब जो SOPs हैं उसका पालन करेगा, अपने नियम और शर्तों को मानते हुए चलेगा, तो जरूर प्रदेश को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अभी संतुष्टि वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड जो है कोरोना मुक्त हो गया है। चिंताएं अभी भी बरकरार हैं, समस्याएं अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और नैनीताल से एक खबर, हाईकोर्ट से सरकार को आदेश, रोडवेज कर्मियों के वेतन के लिए 23 करोड़ तुरंत जारी करे। सरकार को यह आदेश दिया है नैनीताल हाईकोर्ट ने कि जल्द से जल्द रोडवेज कर्मियों के लिए वेतन के लिए 23 करोड़ तुरंत जारी करे। कोरोना से घाटे के जिम्मेदार रोडवेज कर्मी नहीं हैं, सभी कर्मचारियों को वेतन जारी किया जाए, ये आदेश है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने सरकार को यह बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द रोडवेज कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए 23 करोड़ तुरंत जारी किया जाए। जिस तरीके से कोरोना से घाटा हुआ है उसके जिम्मेदार रोडवेज कर्मी नहीं हैं। रोडवेज कर्मियों को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, खामियाजा रोडवेज कर्मियों को न भुगतना पड़े। सरकार को यह आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है कि जल्द से जल्द 23 करोड़ रुपए तुरंत के तुरंत वेतन के लिए जारी किया जाए रोडवेज कर्मियों के लिए, क्योंकि कोरोना से जो भी घाटा हुआ है उसका जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसीलिए रोडवेज कर्मचारियों को दर ना भटकना पड़े अपने वेतन के लिए, उनको इस घाटे का खामियाजा न भुगतना पड़े। नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से यह सरकार के लिए आदेश जारी किया गया है, सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाए समय रहते। नैनीताल से हमारे संवाददाता ललित जोशी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ललित, हाईकोर्ट की ओर से सरकार को यह आदेश दिया गया है कि 23 करोड़ का वेतन तुरंत जारी करे, कब तक इस आदेश की पालना होती दिख रही है? इस पे बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन देने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे जनहित याचिका दायर की गई थी और 23 करोड़ रुपए शीघ्र अवमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने जारी रकम निगम के खाते में पहुंच गई है। अगली सुनवाई इसमें 29 जुलाई को होनी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और पौड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे जिलाधिकारी अब गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही इन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और इस मौके पर उप जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अमला भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारी के साथ पहुंचकर इन समस्या पर गौर फरमा रहा है। तो डीएम ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी जा रही हैं इन ग्रामीणों की। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि समस्याओं को जल्द से जल्द सुना जाए और उनका समय रहते निराकरण भी किया जाए। तो डीएम विजय कुमार जोगदंडे पौड़ी में तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पहुंचकर जन समस्याएं सुन रहे हैं। चौपाल लगाकर, विशेष चौपाल लगाकर कुछ इस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही हैं और जो भी लोग समस्याएं लेकर डीएम के सामने पहुंच रहे हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण करने की भी बात कही जा रही है। जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा और इसके लिए
डीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है। हम लोगों ने जो है अभी आज कुछ गांव का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय में जहां जहां जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान बना है उसका निरीक्षण किया। ग्राम सभा के बैठकों का क्या ब्यौरा है उसका जानकारी लिया। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अगर गठित हुआ है या गठित करने में कोई समस्या है उसकी जानकारी लिया। आज मलेथा ग्राम पंचायत और बुंगा ग्राम पंचायत में आकर निरीक्षण किया है। जो फेज़ 1 का कार्य है उसका अभी उन्होंने बताया कि कुछ मकानों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंच गया है, कुछ मकानों तक पहुंचना बाकी है। उसके लिए अलग से वो डीपीआर में कार्यवाही उनको करना है अभी ठेकेदार के माध्यम से। और फेज़ 2 वाला जो कार्य है, चरण 2 वाला जो कार्य है उसके लिए अभी ग्राम पंचायत को मैंने अवगत करा दिया है। और रुड़की में सर्व समाज सेवा समिति ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा से गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उद्घाटन में पहुंचे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि कोरोना लहर के दौरान लोगों को एम्बुलेंस की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये अच्छी पहल है सर्व समाज समिति की ओर से कि निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा समिति ने शुरू की है। इससे गरीबों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक देखा जाता था कि गरीबों को अपने परिजनों को अस्पताल तक पहुंचाने में तरह तरह की समस्याएं होती थी और इन तरह तरह की समस्याओं के चलते कभी कभी मरीजों की जान भी चली जाती थी। लेकिन अब निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है समिति की ओर से, जो काफ़ी लाभदायक है। और कोटद्वार के पास रामनी पुनलेडा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू कर गंभीर को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है कोटद्वार में, जहां तेज रफ्तार कार अचानक से खाई में जा गिरी और 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, तो घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को वहां से निकाला गया है। तो ये तेज रफ्तार कार थी, अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। और जोशीमठ के गांव टुमक्कल खोट गांव में सड़क सुविधा नहीं होने से लोगों को काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई पार कर रोज आवाजाही करना लोगों की नियति बन गई है। गांव के ग्रामीण घोड़ों खच्चरों से लाए राशन और अन्य सामान पर निर्भर रहते हैं। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए भी 15 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। 20 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है। इस गांव में मरीजों को ले जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। दूर दूर तक कोई भी वाहन नजर नहीं आता है। सड़क सुविधा नहीं होने से और भी ज्यादा लोग परेशान हैं। ये लंबा रास्ता तय करना पड़ता है इन ग्रामीणों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए, और जब बात आती है मरीजों को ले जाने की तब और भी ज्यादा परेशानियां होती हैं। मैं चमोली जिले के एक दूरस्थ गांव टुमक्कल गोट से बात कर रहा हूं। यहां पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व को कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं हमारे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। हमें दूर दूर के धार में जाकर हमें अपने नेटवर्क ऑनलाइन करनी पड़ रही है। रुक कि आज आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं और राज्य गठन के 20 साल से भी अधिक बीतने को है, और मुझे कहते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है कि आज भी हमारे क्षेत्र की मूलभूत सड़क और दूरसंचार जैसी मूलभूत समस्याएं उपलब्ध नहीं है। एक और यहाँ सड़क निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन जिस कछुआ गति से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऐसे में लगभग यहाँ के ग्रामीणों का सपना लगभग 20 सालों में भी साकार होने वाला नहीं है। और उत्तराखंड सरकार ने 28 जून से 6 जुलाई तक एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। वहीं पर्यटक स्थलों को खोले जाने की भी अनुमति देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने
पर्यटक स्थलों को मनोरंजन का साधन मानकर खोलने की अनुमति नहीं दी है। वहीं सरकार द्वारा मसूरी के माल रोड को पर्यटक स्थल माना गया है, जिसके चलते मसूरी के सभी पर्यटक स्थल बंद हैं। वहीं पर्यटकों का दबाव माल रोड पर पड़ रहा है, जिससे माल रोड में लोगों को भारी भीड़ होने के साथ कोविड के नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां जमकर उड़ती देखी जा रही है। तो वहीं अगर पर्यटक स्थल खुल जाते हैं तो पर्यटक स्थल में बढ़ जाते हैं, जिससे माल रोड में पर्यटकों की भारी भीड़ भी जो थी वो कम हो जाती है। 28 तारीख की जो 28 जून की जो SOP आई है, उसमें बड़ी उम्मीद लेके हर पर्यटक स्थल जैसे कंपनी गार्डन हुआ, गनील हुआ, कैंपटी हुआ और आपका मसूरी झील हुआ या वाटरफॉल हुआ, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटे व्यापारी हैं ये तो डू एंड डाई वाले लोग हैं हम लोग, और हमें पूरी उम्मीद थी कि 28 जून की जो SOP आई उसमें हमारे लिए गाइडलाइन आएंगी, लेकिन उसमें इतनी जटिलता है कि पर्यटक स्थल कहा तो गया है, पर किसको पर्यटक स्थल माना गया ये हमारे समझ में नहीं आया है। क्योंकि उन्होंने कहा मनोरंजन पार्क हो या कोई भी चीज़ हो तो उन्होंने कर रखा कि ये भी बंद है। अच्छा, इन्होंने आउटडोर इंडोर को एक साथ माना है। और लालकुआं के राजकीय इंटर कॉलेज में 2 मंजिला भवन का निर्माण शुरू हो गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र तुमका भवन निर्माण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की और इस दौरान विधायक ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज में 77 लाख की लागत से 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण होने के बाद स्कूली बच्चों को लाभ भी मिलेगा। ये बिल्डिंग 77 लाख रुपए की लागत से विद्यालय के लिए बन रही है। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदत्त पैसा होता है और ऐसी बिल्डिंग मेरी विधानसभा में इस समय लछमपुर में, गौजजाली में, लालकुआं में, पुराना बिंदुखेड़ा में बन रही हैं और धौलाखेड़ा की बिल्डिंग का अभी भूमि पूजन करके भी आया हूँ। कुल मिला के 5 जगह इस टाइप के भवन शिक्षा विभाग के लिए बन रहे हैं। मैं अपने लालकुआं के सभी लोगों की तरफ से उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको ये सब उपलब्ध कराया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो खुले हॉल, वेंटिलेटर की अच्छी सुविधा, रोशनी की अच्छी सुविधा के बड़े कमरे चाहिए। और टिहरी के चंबा में 4 साल से अधर में लटकी मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण पूरा करने के प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। पार्किंग का बचा हुआ काम पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग ने 1 करोड़ 30 लाख की धनराशि जारी कर दी है। 6 महीने के अंदर लोक निर्माण विभाग ने पार्किंग तैयार कर जनता को समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण पूरा होने से चंबा में लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। इस पार्किंग में एक समय में 15 बड़ी बसें और 55 जीप, टैक्सी और कारें एक साथ खड़ी रह सकती हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।